ठीक है, चलिए तो इलेक्शन बर्निंग टॉपिक है, तो हम लोग जो है वो इलेक्शन शुरू करेंगे। इलेक्शन की अगर बात करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का आपका पार्ट 15 है ना, भारतीय संविधान का जो भाग 15 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 जो है वो आपका डील करता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, यानी कि आपका हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आता है। पार्ट 15 की अगर हम बात करी जाए तो पार्ट 15 में आर्टिकल्स जो आते हैं आपके 324 से लेके आपके आर्टिकल 329A तक जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में। तो मतलब आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन के लिए कौन कौन से आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं, तो 324 से लेकर 329A तक के जो आर्टिकल आएंगे वो आपके निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आएंगे। अब अगर आपकी बात करी जाए कि भारत का इलेक्शन कमीशन कहां है, कितने इलेक्शन कमीशन है, या हेड ऑफिस कहां है, या इलेक्शन कमीशन कब बना, तो अगर बात करी जाए कि भारत का इलेक्शन कमीशन कहां है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI जो है वो आपका हेडक्वार्टर या उसका जो मेन ब्रांच है वो आपका न्यू दिल्ली में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपका एस्टैब्लिश हुआ वो आपका न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ। और अगर बात करी जाए कि इलेक्शन कमीशन कब बना, तो इलेक्शन कमीशन जो आपका बना था उसका फाउंडेशन का जो डेट था वो था 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन हुआ। अब जिस दिन आपका इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन हुआ, यानी कि ये जो डेट है 25 जनवरी, यही डेट आपकी मनाई जाती है वोटर्स डे, क्योंकि इस दिन सबको वोटिंग राइट मिले। तो यानी कि आपका 25 जनवरी जो है उसे हम किस रूप में सेलिब्रेट करेंगे, उसे हम सेलिब्रेट करेंगे आपका वोटर्स डे। तो आपका वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे आपसे पूछा जाए कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 25 जनवरी को। पूछा जाए क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन इंडिया के इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, इस वजह से हम उसे मनाते हैं आपका नेशनल वोटर्स डे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन आपका दिल्ली में है। अब आपकी बात करी जाए कि इलेक्शन कमीशन में मेंबर्स कितने होते हैं, मेंबर कौन अपॉइंट करता है, किसे अथॉरिटी है वो मेंबर अपॉइंट करने की, तो यहां पर आपका आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 जो है, आर्टिकल 324 ये बोलता है कि यहां पे प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है कि प्रेसिडेंट जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि आपका आर्टिकल 324 में कि आपका प्रेसिडेंट जो होंगे, प्रेसिडेंट जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे एक इलेक्शन कमिश्नर को, वो अपॉइंट करेंगे आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो मतलब प्रेसिडेंट को पावर है कि वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। बट आर्टिकल 324 ये भी मेंशन करता है कि अगर रिक्वायरमेंट होता है तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस लेंगे किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस से प्रेसिडेंट और भी इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत में अभी कितने इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो अभी जो है वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो जो है वो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो अभी जो आपके इलेक्शन कमीशन में टोटल स्ट्रेंथ है, वो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई आपका, 3 मेंबर्स की, है ना। आपसे पूछा जाए कि जब इंडिया का इलेक्शन कमीशन बना था 1950 में, तब भी स्ट्रेंथ आपकी 3 थी या 1 था, तो उस टाइम जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो केवल 1 ही थी। उस टाइम पे केवल एक ही मेंबर हुआ करता था आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब क्वेश्चन आता है कि ये नंबर चेंज कब हुआ और क्यों हुआ। तो ये नंबर जब आपका चेंज हुआ था, ये नंबर आपका 1989 में, अगर पूछा जाए इन्हें कब ऐड किया गया था, तो यहां पे आंसर होता है 1989 में आपके 2 मेंबर्स को ऐड किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1990 में, 1990 में इन दोनों मेंबर्स को हटा दिया गया। ऐड किया गया था क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा था, वोटिंग एज 21 से रिड्यूस होकर 18 आई थी। उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आपने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को ऐड किया, लेकिन बाद में वो काम पूरा हो गया तो आपने हटा दिया। लेकिन उसके बाद 1993 से आपके दोबारा से जो 2 इलेक्शन कमिश्नर थे उन्हें रीअपॉइंट कर दिया गया। तो मतलब अभी जो आपके मेंबर होते हैं वो 3 होते हैं। तो पूछा जाए वो मेंबरों का स्ट्रेंथ कब से चेंज किया, तो या तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 1989, अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो बहुत रेयर केसेस में आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 1993। ऑलमोस्ट जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो 1989 मिल जाएगा।
अब बात करते हैं कि भाई इलेक्शन कमिश्नर आपके हो गए 3 मेंबर हैं, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अब अगली चीज आती है कि भाई इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि अगर मुझे इलेक्शन कमिश्नर बनना है या XYZ किसी भी मेंबर को इलेक्शन कमिश्नर बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की हुई है। तो यहां पे क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कोई क्वालिफिकेशन डिफाइन नहीं किया हुआ। क्वालिफिकेशन में यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इतना बोला है कि प्रेसिडेंट जब चाहें जिस क्वालिफिकेशन को चाहें वो अपने अकॉर्डिंग इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो मतलब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आपका इलेक्शन कमीशन की डिफाइन नहीं करता क्वालिफिकेशन। जनरली आपके रिटायर्ड IAS वगैरह जो होते हैं या और जो बड़ी पोस्ट पे इंडिया में रहते हैं उन्हें एज अ इलेक्शन कमिश्नर रखा जाता है। ये एक जनरल ट्रेंड है, कन्वेंशन है, लेकिन ऐसा कोई मेंबर या ऐसा कोई आपका वो नहीं है कि कहीं पे ये चीजें आपने डिफाइन कर रखी हो। अब बात आती है कि इलेक्शन कमिश्नर आपके अपॉइंट हो गए तो इलेक्शन कमिश्नर कितने दिन वर्क करेंगे, क्या उनका टेन्योर होगा, क्या उनके सैलरी होंगे, क्या उनके वर्क कंडीशन होंगे। तो इस सेम चीज में भी आपका 324 आर्टिकल 324 ही ये चीज बोलता है कि आपके इलेक्शन कमिश्नर की जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, उनकी सैलरी होगी, उनके टेन्योर होंगे या उनकी सर्विस की जो कंडीशनें होंगी, वो सारी ही चीजें जो होंगी वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करेंगी। अभी अगर बात करी जाए तो जनरली अभी आपका जो है इलेक्शन कमिश्नर की मैक्सिमम एज जो होती है वो होती है आपका 65 ईयर। तो अभी आपका प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग या पार्लियामेंट के कन्वेंशन से अभी जो इलेक्शन कमिश्नर की मैक्सिमम एज होगी वो होगी आपका 65 ईयर और जो टेन्योर होगा वो टेन्योर होगा आपका 6 ईयर। मतलब या तो आपके 6 साल पूरे हो जाएं तो आप इलेक्शन कमिश्नर से हट जाओगे या आपकी एज 65 से ऊपर हो जाए तो आप हट जाओगे। जनरली मेंबर वही रहते हैं कि जिनकी एज आपका 65 प्लस हो जाती है तो आपके ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, है ना। तो यहां पे ये इनकी रहेगी आपकी टेन्योर। क्वालिफिकेशन हो गया। सैलरी की बात करी जाए तो इनकी सैलरी जो होती है इलेक्शन कमिश्नर्स की करंट जो सैलरी होती है वो हम इलेक्शन कमिश्नर को कंपेयर करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जज से। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सैलरी होगी वो होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और जो अदर जजेस की सैलरी होगी वो होगी आपके बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स की। तो यहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी होगी आपकी 2,80,000 और आपका जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की होगी वो होगी 2,50,000, है ना। तो ये करंट आपका जो सैलरी होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स की वो ये सैलरीज होंगे। अच्छा, अब ये आ गया सैलरी हो गया, टेन्योर हो गया, है ना, वर्किंग कंडीशन। अब यहां पे बात करें कि इलेक्शन कमिश्नर के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या ऐसी चीजें होती हैं जो आपके इलेक्शन कमिश्नर करते हैं या क्या चीजें हैं, क्या इनका वर्क है। या फिर एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्शन कमिश्नर में मेंबर आपने कितना बोला, कि भाई इलेक्शन कमिश्नर में मेंबर हैं 3 मेंबर्स, है ना, मेंबर हैं 3 मेंबर्स। और आपका जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन होता है उसमें पूरी मशीनरी लगती है ना, उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो ये 3 मेंबर और वो बाकी मशीनरी जो है उसमें डिफरेंस क्या है। तो बात करी जाए कि इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है वो होता है इलेक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेना। इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए यहां पे पावर दे रखी है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। प्रेसिडेंट को पावर है कि सेंटर के इलेक्शन है तो प्रेसिडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को पूरी मशीनरी, पूरा स्टाफ जो है वो प्रोवाइड करेगा। सेम चीज स्टेट के लिए आपके गवर्नर करेंगे। यहां पे ये जो 3 मेंबर लेंगे वो क्या लेंगे, आपके डिसीजंस लेंगे। अगर डिसीजन की बात करी जाए किस टाइप के डिसीजन लेंगे, जैसे डेट ऑफ इलेक्शन क्या है, इलेक्शन कब कंडक्ट होंगे, क्या इलेक्शन की डेट होगी, कौन डिसाइड करेगा, आपका इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन का मोड क्या होगा, ईवीएम यूज होगा नहीं होगा, वीवीपैट यूज होगा नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। पूछा जाए कि पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी स्टेट पार्टी होगी, कौन सी नेशनल पार्टी होगी, कौन सी अनरिकॉग्नाइज पार्टी होगी, ये कौन करेगा, आपका इलेक्शन कमीशन करेगा। पार्टी को सिंबल्स अलॉट करना, जो भी पार्टी होंगी उसका कौन सा सिंबल होगा ये कौन करेगा, आपका इलेक्शन कमीशन करेगा। पार्टी में स्प्लिट होता है, अगर कोई पार्टी में आपका
स्प्लिट की कंडीशन आती है। जैसे आपने स्प्लिट की कंडीशन आपने देखा होगा, रिसेंटली आपका शिवसेना थी, शिवसेना आपकी स्प्लिट हो गई। अब कौन से पार्ट को आप ओरिजिनल पार्टी बोलोगे, कौन से पार्ट को आप सब्सिडियरी पार्टी बोलोगे, ये चीज भी आपका कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब पार्टी जब भी स्प्लिट होगी तो किस पार्टी को पार्टी का ओरिजिनल सिंबल मिलेगा और किस पार्ट को आपका नया सिंबल लेना पड़ेगा, नया सिंबल अलॉट होगा, वो सारी चीजें कौन करेगा, आपका इलेक्शन कमीशन। तो इस टाइप के जितने भी आपके XYZ डिसीजन होते हैं वो सारे डिसीजन आपके कौन लेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल फेयर इलेक्शन कराने के लिए, अनबाइज्ड इलेक्शन कराने के लिए जो भी मशीनरी, जो भी डिसीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अच्छा, अब यहां पे बात आती है कि इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर हैं। एक है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर्स। तो 3 मेंबर हैं। अब यहां पे बात आती है कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं इलेक्शन की डेट, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि इलेक्शन जो है वो आपका 1 जून से स्टार्ट या 1 जून से कंडक्ट कराते हैं। और यहां पे अदर इलेक्शन कमिश्नर जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपका इलेक्शन जो होगा वो 10 जून से कंडक्ट कराते हैं। तो अब यहां पे बात आती है कि क्या कौन सा डिसीजन माना जाएगा, फाइनली इलेक्शन जो होगा वो किस डेट से शुरू होगा। मतलब सिंपली बात यह है कि इन दोनों की पावर्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर जितने भी डिसीजन होंगे उनमें इलेक्शन कमिश्नर्स की पावर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब ये जो 3 मेंबर हैं दे ऑल हैव सेम पावर, सबकी जो पावर होंगी इलेक्शन से रिलेटेड वो क्या होंगी, आपका सेम होंगी। मतलब जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन कैसे होगा, मेजॉरिटी बेसिस पे। तो यहां पे 2 लोग हैं, मतलब 2 लोग क्या बोल रहे हैं, आपके 10 तारीख से इलेक्शन होनी चाहिए, तो मेजॉरिटी किधर है, इस तरफ। तो भले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सपोर्ट में है या नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जिस तरफ है वहां पे आपका डिसीजन लिया जाएगा। तो चुनाव या आपके इलेक्शन जो होंगे वो कब से होंगे, 10 तारीख से होंगे। तो मतलब दे ऑल इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैव सेम पावर, उनके पावर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो सैलरी में डिफरेंस है, आपका एक यूनिट है जिसमें 3 मेंबर हैं, तो उसमें आपने एक को चीफ बोला है, तो वहां पे उसे एडवांटेज है कि उसे नाम के लिए चीफ बोला गया है, लेकिन पावर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सारी पावर सेम है या कुछ पावर में कोई डिफरेंस है, तो यहां पावर में एक डिफरेंस आता है। जब भी हम इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करते हैं या हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करेंगे, तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जब भी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करोगे तो उसे रिमूव करने का प्रोसीजर जो होगा वो होगा सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं उस तरीके से आपके रिमूव होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, मतलब जो आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उन्हें जब रिमूव करना होगा तो उन्हें रिमूव कब कौन करेगा, आपका प्रेसिडेंट, है ना। लेकिन प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे रिमूव करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। तो ये पावर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में डिफरेंस आता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपका रिमूव करना है तो पार्लियामेंट में पूरा प्रोसीजर होगा, पार्लियामेंट में बिल पास होगा, और जब वो बिल पास हो जाएगा उसके बेसिस पे यहां पे प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपका अदर इलेक्शन कमिश्नर को करना है तो कोई बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एडवाइस दिया, प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस को माना और उनके एडवाइस के बेसिस पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस के बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है वो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव कर रहे हैं या उन्हें उससे हटा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ चीजें यहीं तक रखता हूं या और